पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज के गैर कानूनी कब्जा जात की बाबत जो क्रिमिनल लॉ है वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है। ये कानून पाकिस्तान में साल 2005 से नाफिजुल अमल है। ये प्रॉपर्टीज के कानूनी मालकान व काबजान को उनकी प्रॉपर्टीज की बाबत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जिसके तहत अगर कोई शख्स जो है किसी कानूनी मालिक या काबज की गैर मनकूला जायदाद पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेता है तो ऐसे शख्स को कैद की सज़ा और साथ जुर्माना हो सकता है, और जो मुतासरा शख्स होता है उसे उसकी प्रॉपर्टी का जो कब्जा है वो भी वापस दिलाया जाता है और साथ उसको जो है वो कंपनसेशन दिलाई जाती है। इस कानून का सेक्शन 3 है जो ये कहता है कि कोई शख्स जो है वो बगैर किसी कानूनी जवाज़ के किसी की प्रॉपर्टी में इस नीयत से दाखिल नहीं होगा कि किसी कानूनी मालिक या काबज को उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल करे, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ग्रैब, कंट्रोल या उस पर काबज हो जाए। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसको 10 साल तक कैद की सज़ा और साथ जुर्माना हो सकता है, या फिर अगर इसके अलावा दीगर किसी तरीके से यानी रॉन्गफुली या फोर्सफुली कोई शख्स जो है किसी कानूनी मालिक या काबज को उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल करता है तो ऐसे शख्स को 3 साल तक कैद की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं इकट्ठी यानी कैद भी और जुर्माना भी जो है वो हो सकती हैं। और फिर इन दोनों सूरतों में जो एक लाजमी चीज़ है वो ये है कि जो मुतासरा शख्स होता है उसे जो हर सूरत जो है वो कंपनसेशन दिलाई जाती है, यानी उसको पाकिस्तान रुकू की सूरत में हर जाना जो है वो दिलाया जाता है, जो कि मुकदमे के हालात वाक़यात के मुताबिक उसको जो है वो दिलाया जाता है। फिर इसके बाद सज़ा के बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि इस कानून के तहत जो है वो कार्रवाई कैसे होती है। तो इसके बारे में इस कानून का सेक्शन 4 है जो ये कहता है कि इस कानून के तहत जो कार्रवाई है वो सेशन कोर्ट में एक इस्तगासा दायर करने से होगी, क्योंकि इस कानून के तहत जो ऑफेंस हैं वो मुकाबले दस्तंदाजी हैं। तो चूँकि इसके जो ऑफेंस हैं वो मुकाबले दस्तंदाजी हैं तो इसलिए पुलिस इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। यानी अगर किसी की प्रॉपर्टी पर नजायज़ कब्जा हो जाता है तो ऐसा शख्स जो है वो थाने में जाकर जो है वो FIR दर्ज नहीं करवाएगा, बल्कि वो सेशन कोर्ट में जाकर एक इस्तगासा दायर करेगा, क्योंकि ये कानून का सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि इस कानून के तहत जो ऑफेंस है वो मुकाबले दस्तंदाजी हैं। तो इसलिए अगर कोई शख्स थाने में चला भी जाता है तो थाने वाले उसको यही कहेंगे कि ये जो मामला है ये हमारी डोमेन में नहीं आता, ये मुतलका अदालत है, इसलिए आप जो है मुतलका अदालत में जो कि प्रॉपर फोरम है वहाँ पर जाकर अपनी कार्रवाई का आगाज़ करें, क्योंकि जो मुकाबले दस्तंदाजी ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस जो है मुदाखलत नहीं कर सकती। तो चूँकि इस कानून के तहत जो ऑफेंस है उसको मुकाबले दस्तंदाजी रख दिया गया तो इसलिए जो मुतासरा शख्स है वो थाने नहीं जाएगा, बल्कि सेशन कोर्ट में इस्तगासा दायर करके अपनी जो कार्रवाई है उसका जो है वो आगाज़ करेगा। तो अब इसके बाद जब अदालत के सामने इस्तगासा आ जाता है तो फिर अदालत जो है इसमें किस तरह प्रोसीडिंग करती है और कैसे जो इस्तगासे को फर्दर आगे बढ़ाती है। तो इसके बारे में इस कानून का सेक्शन 5 है जो ये कहता है कि जब अदालत के सामने कोई इस्तगासा आता है तो अदालत जो है इसमें सबसे पहले जो काम है वो ये कर सकती है किसी थाने के इंचार्ज से, जो कि कोई ऐसा जो होता है, इस सारे मामले की जो है वो तफ्तीश करवा सकती है। और साथ अगर अदालत ये ज़रूरी समझे क्योंकि मकामी इंक्वायरी होनी ज़रूरी है तो फिर किसी मजिस्ट्रेट से या किसी रेवेन्यू ऑफिसर से, जिनमें कोई तहसीलदार या AC वगैरह हो सकते हैं, इस सारे मामले की जो है मकामी इंक्वायरी करवा सकती है। तफ्तीश जो है SHO 15 दिनों के अंदर करने का पाबंद होता है और मकामी इंक्वायरी की सूरत में अदालत जो है वो टाइम मुकर्रर कर देती है कि ये मकामी इंक्वायरी जो है कितने दिनों में मुकम्मल होगी। अदालत ये तफ्तीश और मकामी इंक्वायरी जो है ये अपना माइंड क्लियर करने के लिए करवाती है, ताकि अदालत के सामने जो है मौके के मुताबिक जो हालात वाक़यात हैं या जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल पोजीशन है और पार्टीज़ का उसमें क्या स्टेटस है उसकी बाबत जो है अदालत के सामने एक जो है वो हालात वाक़यात इन रिटर्न जो है किसी मजाज ऑफिसर से और किसी ऑथोराइज जो है वो ऑफिसर जो होता है उसकी जानब से जो है वो अदालत के सामने आ सकें। फिर जब अदालत ये तफ्तीश और इंक्वायरी करवा लेती है तो अदालत जो है इस मुकदमे की जब बाकायदा कॉग्निजेंस ले लेती है, यानी इसकी बाकायदा समाअत का आगाज़ करती है, तो फिर अदालत सेक्शन 5 के तहत जो है के तहत ही डे टू डे की बुनियाद पर इसकी जो है समाअत करने की पाबंद होती है और 60 दिनों के अंदर अंदर इस कानून के तहत जो है इस्तगासे का फैसला करने की पाबंद होती है। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी डिले हो जाए तो फिर अदालत जो है ऐसी डिले की कोई मकबूल वजह जो है वो लिखने की पाबंद होती है। तो इस तरह इस कानून के तहत जो है वो 60 दिनों में फैसला करने की अदालत पाबंद होती है और डे टू डे की बुनियाद पर जो है इस्तगासे को चलाती है। लेकिन अगर इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इसमें कोई डेट डालनी पड़ जाए तो अदालत जो है फिर 7 दिनों से लंबी जो है इसमें डेट नहीं डाल सकती। इसलिए अगर डे टू डे की बजाय अदालत को इसमें कोई डेट डालनी पड़ती है तो वो भी 7 दिनों से ज़्यादा नहीं होगी और बिलाखिर 60 दिनों के अंदर जो है अदालत जो है इस कानून के तहत जो है फैसला करने की पाबंद होती है। फिर जब अदालत इस्तगासे की समाअत कर रही होती है और अदालत के सामने एक चीज़ आ जाती है कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी बाबत तनाज़ा है, इस प्रॉपर्टी पर तो दोनों फ्री कैर में से वकूए वाले दिन जिस दिन वकूआ हुआ उस वक्त तक
दोनों में से कोई भी इस पर काबिज नहीं था, तो फिर अदालत जो है काम कर सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी को सेक्शन 6 के तहत जो है वो अटैच कर सकती है, यानी उसको कुर्क कर सकती है। और जब प्रॉपर्टी अटैच होती है तो फ्री कैन के लिए समझ लेके सील हो जाती है, और दोनों फ्री कैन में से जो है कोई शख्स जो है उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, वो अदालत की तहवील में चली जाती है। और जब वो अदालत की तहवील में चली जाती है तो फिर अदालत जो है उसकी बाबत एक प्रोसीजर जो है वो तय कर देती है कि इस प्रॉपर्टी की अब जो देखभाल है वो कैसे होगी, ताकि इस प्रॉपर्टी को मजीद आने वाले वक्त में कोई नुकसान ना हो जाए। तो फिर जब अदालत जो है इस्तगासे की समाअत कर रही होती है तो अदालत सेक्शन 6 के तहत जो है प्रॉपर्टी को किसी भी ऐसी सूरत में जो अदालत मुनासिब समझे कि मतनाज़ा है तो उसको जो है अटैच भी कर सकती है। फिर जब अदालत जो है इस्तगासे की समाअत कर रही होती है तो अदालत के सामने एक चीज़ आती है कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी बाबत तनाज़ा है, इस पर जो शख्स इस वक्त काबिल है बज़ाहिर वो नजायज़ काबिल है, और अदालत का ज़हन इसके बारे में क्लियर हो जाता है, पिक्चर अदालत के सामने क्लियर हो जाती है, क्योंकि अदालत ने ज़ाहिर सी बात है तफ्तीश भी करवाई होती है और मकामी इंक्वायरी भी करवाई होती है। तो इसलिए अगर दौरान समाअत इस्तगासा जो है अदालत के सामने पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये जो शख्स है ये तो नजायज़ काबिल है, तो फिर अदालत जो है ऐसे शख्स को दौरान समाअत इस्तगासा ही जो है वो हुक्म दे देती है सेक्शन 7 के तहत जो है कब्जा उस शख्स के हवाले कर दो जिसके बारे में अदालत ये समझती है कि ये शख्स जो है प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक या काबिज है, वो इसको गैर कानूनी तरीके से जो है उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया है। तो फिर ऐसा शख्स जो है वो सेक्शन 7 के तहत जो है वो अदालत के हुक्म के मुताबिक कब्जा उस शख्स के हवाले करने का पाबंद होता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर सेक्शन 7 में ही अदालत के पास ऐसे इख्तियारात हैं कि अदालत जो है फोर्स के जरिए जो है कब्जा उससे लेकर किसी दीगर शख्स के हवाले कर दे जिसके बारे में अदालत ने अपनी राय कायम कर ली होती है। या फिर अदालत जो है अगर किसी को दौरान समाअत इस्तगासा उसका कब्जा वापस नहीं दिलाती, यानी सेक्शन 7 के तहत किसी को कब्जा वापस नहीं मिलता, तो फिर अदालत जब मुकदमे का फैसला करती है और मुलजमान को सजा सुनाती है, तो जब जाहिर सी बात है मुलजमान को सजा सुनानी होती है तो वो गुनहगार साबित हो चुके होते हैं और उनके पास जिस प्रॉपर्टी का जो कब्जा होता है वो भी नजायज़ साबित होता है और वो उनसे दौरान समाअत इस्तगासा भी वापस नहीं दिया गया होता। तो फिर अदालत जो है जब इस्तगासे का फैसला करती है तो फिर सेक्शन 8 के तहत जो है कब्जा भी उससे लेकर उस शख्स के हवाले कर देती है जिसकी बाबत अदालत ने यह फैसला कर लिया होता है कि ये शख्स जो है प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक या काबिज है। तो ऐसी सूरत में अदालत जो है उस शख्स को जो हुक्म देती है कि वो कब्जा उसके हवाले कर दे। अगर वो कब्जा वापस नहीं करता यानी उसके हवाले नहीं करता तो फिर अदालत जो है मुतल्लिका एसएचओ के जरिए जो कब्जा है उससे लेकर उस शख्स के हवाले करवा सकती है। तो इस तरह अदालत जो है वो अगर सेक्शन 7 के तहत किसी को दौरान समाअत इस्तगासा कब्जा वापस नहीं दिलाती, यानी अदालत की ये राय कायम होती है कि अदालत ने मुकम्मल शहादतें लेने के बाद कोई फैसला करना है, तो फिर अदालत जो है सेक्शन 8 के तहत मुकदमे का फैसला करते वक्त जो है किसी को उसका कब्जा जो है वापस दिला देती है। और फिर जिस शख्स को सजा होती है और कब्जा उससे लेकर किसी दीगर शख्स के हवाले होता है तो ऐसा शख्स जो है वो सेक्शन 8A के तहत जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर हाई कोर्ट में जो है इस फैसले के खिलाफ जो है वो अपील कर सकता है। तो इस तरह अपील का राइट जो है उस शख्स को है जिसको सजा होती है और कब्जा उससे लेकर किसी दीगर शख्स के हवाले जो है वो किया जाता है। फिर इस कानून में एक और चीज़ भी है कि अगर जो है अदालत जो है दौरान समाअत इस्तगासा जब इस्तगासे को कंक्लूड करने लगती है और ये समझती है कि ये जो इस्तगासा है ये तो झूठा, बेबुनियाद और साची है और बिला वजह ही जो है किसी शख्स को तंग करने के लिए दायर किया गया है, तो अदालत सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 के तहत जो है इस्तगासे का फैसला करते वक्त उसको झूठा समझते हुए उस शख्स को 5 लाख रुपए तक हर्जाना दिला सकती है जिसके खिलाफ झूठा इस्तगासा जो है वो दायर हुआ होता है। और ये हर्जाना जो है वो शख्स अदा करता है जिसने झूठा इस्तगासा जो है वो दायर किया होता है। इस तरह इस कानून में झूठा इस्तगासा दायर करने की बाबत भी जो है पेनल्टी है जो कि 5 लाख रुपए तक जो है वो हर्जाना है। तो इस तरह इस कानून को जानने के बाद ये जो चीज़ है ये सामने आती है कि इस कानून में बुनियादी तौर पर 6 टॉपिक्स हैं, जिनमें एक तो ये है सज़ा और कार्रवाई का आगाज़ कैसे होगा, फिर दूसरा जो है तफ्तीश यानी तफ्तीश और अदालत का प्रोसीजर क्या होगा, और तीसरा जो अदालत जो है प्रॉपर्टी को कुर्क कैसे करती है और किन सूरतों में करती है, और चौथा इसमें जो है अदालत दौरान समाअत मुकदमा या फैसला होने पर कब्जा जो है वापस दिलाती है और वो कैसे दिलाती है, और पाँचवा इसमें यह है कि जो अपील का राइट है वो किस शख्स को है जो कि, और इसके बाद जो छठा इसमें टॉपिक है वो ये है कि झूठा इस्तगासा दायर करने पर जो है ये जुर्माना क्या है। तो इस तरह इसमें टोटल ये 6 टॉपिक्स हैं, लेकिन इन 6 टॉपिक्स के बारे में मेरी अलहदा से डिटेल वीडियो भी मौजूद है जो कि आप अगर चाहें तो उनको अलहदा जो देख सकते हैं ताकि आपका जो माइंड है इसके बारे में जो है मज़ीद क्लियर हो जाए, ताकि अगर आप समझें कि आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं इन 6 टॉपिक्स को तो इनके बारे में मेरी अलहदा से जो है वो 6 वीडियोज़ जो है अलहदा इनकी बाबत जो है वो मौजूद हैं। तो इस तरह इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 जो है ये एक बड़ा शानदार कानून है जो कि रॉन्ग डूअर जो होता है जिसने किसी की प्रॉपर्टी पर नजायज़ कब्जा कर लिया होता है उसको कैद की सज़ा और साथ उसको जुर्माना उस पर आयद करता है,
وہ متاثرہ شخص جو ہے اسے اس کی پراپرٹی کا قبضہ بھی واپس دلاتا ہے اور ساتھ اس کو جو ہے وہ ہرجانہ بھی دلاتا ہے. جبکہ اس سے پہلے سال 2005 سے پہلے جب یہ قانون نہیں تھا تو لوگ جو تھے اپنی پراپرٹی کے جو قبضہ جاتے ہیں وہ صرف سول دعویٰ دائر کر کے واپس لیتے تھے، جس میں عدالت جو ہے قبضہ بھی واپس دلا سکتی تھی اور دلاتی بھی تھی عدالتیں قبضہ واپس. یہ قانون آج بھی موجود ہے سول کوڈ میں. اگر کسی کا انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کی ڈومین میں کسی کا معاملہ نہ آتا ہو تو وہ شخص جو ہے آج بھی قبضہ واپس لینے کے لیے سول کوڈ میں ہی دعویٰ دائر کرتا ہے، جس میں عدالت جو ہے وہ قبضہ واپس دلا دیتی ہے اور ساتھ کمپنسیشن بھی مین پرافٹ کی صورت میں دلا دیتی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا سکم تھا وہ یہ تھا جو رانگ روڈ تھا اس کو سزا نہیں ہوتی تھی. یعنی اس قانون میں سول کوڈ میں سزا کا جو ہے وہ کوئی تصور موجود نہیں ہے. لیکن اب انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت قبضہ بھی واپس ملتا ہے اور جو رانگ روڈ ہوتا ہے اس کو سزا بھی ہوتی ہے، جس سے معاشرے میں جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا. اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کو قید کی سزا اور ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے اور اس پر ہرجانہ جو ہے وہ بھی عائد ہو سکتا ہے.